अब राहुल और देवांश के बीच की तकरार शुरू हो गई थी। मेटल स्ट्रेंथ टेक्निक। अचानक राहुल ने पूरी ताकत को अपनी बाजुओं में इकट्ठा कर लिया। वो इस वक्त किसी खूंखार शेर की तरह लग रहा था। विद्युत चुपचाप वहां खड़ा होकर उन दोनों के बीच की तकरार को देख रहा था। स्नोइंग कोल्ड पाम टेक्निक, देवांश ने कहा। उसने जैसे ही इस टेक्निक से राहुल के सीने पर पंच मारा तो अचानक राहुल का खून जमने लगा था। यह देखकर विद्युत के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। देवांश की इनर स्ट्रेंथ भी विक्रम की तरह ही स्ट्रांग थी। देवांश ने हवा में उड़कर राहुल को एक जोरदार किक मारी, जिसकी वजह से वो कीचड़ में जा गिरा। ये देखकर देवांश हंसते हुए बोला, तुम अमन को चैलेंज करना चाहते हो? उसे चैलेंज करने का हक सिर्फ मेरा है। मैं उसे हराऊंगा। राहुल! अचानक युवराज उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर राहुल की जगह इस वक्त कोई और होता तो देवांश का अटैक झेल नहीं पाता। मैं मानता हूं कि तुम स्ट्रांग हो, राहुल अपने दांत मिसमिसाते हुए देवांश से बोला, लेकिन तुमने अभी अभी ब्लू बेल्ट जीती है। फिर भी तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग कैसे है? जरूर तुमने मेडिसिनल हर्ब्स लिए होंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम गौरव से मुकाबला करोगे तो चुटकियों में हार जाओगे, राहुल ने आगे कहा। यह सुनकर विद्युत और बाकी सभी लोग सोच में पड़ गए। सब लोग हैरान थे कि ब्लू बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट की इनर स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। विद्युत अपनी चमकती हुई आंखों से देवांश की इनर स्ट्रेंथ को साफ साफ देख पा रहा था। राहुल बिल्कुल सही था। जरूर देवांश ने कोई ऐसा मेडिसिनल हर्ब या दवाई लिया था जिससे उसे इतना फायदा हुआ था। अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है तो तुम्हें इसमें क्या परेशानी है? मैं अपनी ताकत से अमन को भी हरा दूंगा, फिर मेरे सामने गौरव क्या चीज है? देवांश बेरुखी से बोला। गौरव बहुत पावरफुल था। विद्युत ने भी गौरव का नाम सुना था। अब राहुल जैसा स्ट्रांग प्लेयर देवांश से हार चुका था, इसलिए उसके सभी साथी दबे पांव वहां से भाग गए। वो लोग देवांश का मुकाबला नहीं करना चाहते थे। देवांश उन्हें देखकर हंसते हुए बोला, मैं मेन टूर्नामेंट के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। उसने जाने से पहले विद्युत की तरफ देखा। विद्युत भी उससे बिना डरे उसके सामने खड़ा हुआ था। विद्युत मन ही मन सोच रहा था कि अगर इस वक्त देवांश ने उस पर अटैक किया तो वो भले ही उससे जीत ना पाए, लेकिन फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल करके वो उसके अटैक से बच जरूर सकता था। मैं तुम्हें टूर्नामेंट में चैलेंज करूंगा। तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुमने मेरे भाई के साथ किया। देवांश ने विद्युत को घूरते हुए देखा और आगे कहा। देवांश की बातों से विद्युत समझ गया कि वो उससे बदला लेना चाहता है। उसके बाद देवांश वहां से चला गया। विद्युत भी अर्जुन और बाकी लोगों के साथ वापस घर जा रहा था कि तभी उसने संभव से पूछा, ये देवांश मुझे टूर्नामेंट में चैलेंज करने की बात क्यों कर रहा था? यह सुनकर संभव उसे समझाते हुए बोला, मेन टूर्नामेंट में कोई भी किसी भी प्लेयर को चैलेंज कर सकता है, फिर उन्हें आपस में फाइट करनी होती है, इसलिए देवांश तुम्हें चैलेंज करना चाहता है। यह सुनकर विद्युत अपनी जगह पर जम सा गया। अब उसे सब समझ आ गया था। देवांश ने पहले ही सारा प्लान बना लिया था। उसे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था। इसका मतलब यह हुआ कि देवांश मुझे चैलेंज करके सागर की तरह मेरा हाथ तोड़ना चाहता है। विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। टूर्नामेंट में अब ज्यादा दिन नहीं बचे थे। विद्युत को कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी वो देवांश का सामना कर पाएगा। विद्युत अब दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी प्रैक्टिस करने लगा था। वो हर रात इनर स्ट्रेंथ के साथ एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक की भी प्रैक्टिस कर रहा था। विद्युत अच्छी तरह जानता था कि उसमें और देवांश में सिर्फ इनर स्ट्रेंथ का ही फर्क है। अगले दिन विद्युत हॉल में नहीं बल्कि बाहर गार्डन में जाकर प्रैक्टिस कर रहा था। विद्युत ने बहुत सी किताबें पढ़ी जिनमें उसे एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक को इस्तेमाल करने के बेहतरीन और नए नए तरीके मिल गए थे। अब विद्युत की ड्रैगन फिस्ट टेक्निक पीक लेवल तक पहुंच चुकी थी। विद्युत की ताकत अब पहले से डबल होती जा रही थी। विद्युत प्रैक्टिस करने में बिजी था। तभी उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? विद्युत ने जैसे ही गेट पर जाकर देखा तो उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी।
ये तो, विद्युत हैरान होते हुए मन ही मन बोला। वो इस वक्त अपने ही ख्यालों में कहीं गुम था। ये देखकर शिवन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकती? दोबारा शिवन्या की आवाज सुनकर विद्युत ने अपने होश संभाले और धीमी आवाज में कहा, ऐसी बात नहीं है, प्लीज अंदर आ जाओ। शिवन्या जैसे ही घर के गार्डन तक आई तो उसने विद्युत को वहां आने का कारण बताया। शिवन्या विद्युत के साथ फाइट करना चाहती थी क्योंकि उससे हारने के बाद उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। शिवन्या ने पूछा, क्या हम दोबारा फाइट कर सकते हैं? ठीक है, हम आपस में फाइट कर सकते हैं, लेकिन हम में से कोई भी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएगा, विद्युत ने कहा। यह सुनकर शिवन्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे। फाइट के दौरान विद्युत ने अपनी एयर एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक को उसके पीक लेवल तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही वो एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से शिवन्या एक बार फिर उससे हार गई। वो इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा लाल पड़ चुका था। शिवन्या ने पूछा, विद्युत, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है और तुम्हारी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो? मुझे भी ये टेक्निक सीखनी है। विद्युत की स्ट्रेंथ शिवन्या से ज्यादा थी। ये सब एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक की वजह से हो रहा था। विद्युत के साथ फाइट करने के दौरान शिवन्या ने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। वो इस बात से हैरान थी। शिवन्या की बात सुनकर विद्युत हंसते हुए बोला, ये मेरी स्पेशल टेक्निक है, इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊंगा। आज से पहले शिवन्या को किसी भी लड़के ने ना नहीं की थी। सब लड़के उसे पसंद करते थे, इसलिए उसे हर बात बता देते थे, लेकिन विद्युत ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। विद्युत की बात सुनकर शिवन्या के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और फिर उसने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे अंदर अब भी बहुत सी कमियां हैं। अगर तुम चाहते हो तो हम एक डील कर सकते हैं जिससे हम दोनों को ही फायदा होगा। शिवन्या की बात सुनकर विद्युत सोचते हुए बोला, कैसी डील? ये सुनकर शिवन्या ने कहा, माना कि तुम्हारी स्पीड और इनर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन तुम डिफेंस में मार खा जाते हो। तुम्हारी अटैकिंग पावर अच्छी है, पर तुम्हें डिफेंस में भी अपना हाथ मजबूत करना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, डिफेंस मेरी खामी है, विद्युत ने कहा। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था। जैसे विद्युत दूसरे लोगों में उनकी कमियां देख सकता था, वैसे ही अपनी आंखों की शक्ति से वो खुद में भी कमियां देख पा रहा था। वैसे क्या तुमने बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक सीखने की कोशिश की है? शिवन्या विद्युत की तरफ देखते हुए बोली। नहीं, विद्युत ना में सिर हिलाते हुए बोला। ऐसा नहीं था कि विद्युत बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक नहीं सीखना चाहता था। ऐसी टेक्निक्स को सीखने के लिए बहुत वक्त लगता है और ऐसी टेक्निक्स को कम वक्त में नहीं सीखा जा सकता था। नॉर्मल टेक्निक्स सीखने के लिए विद्युत को टैलेंट और टेक्निक को समझने की जरूरत होती थी। इसके बाद वो उसे लगातार प्रैक्टिस के साथ कम वक्त में भी सीख जाता था। लेकिन बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स को सीखने के लिए उसे ज्यादा मेहनत और रिसोर्सेज की जरूरत थी। शिवन्या ने कहा, विद्युत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक नहीं सीखोगे तो तुम्हारा आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। इस टेक्निक के साथ तुम डिफेंस में भी आगे बढ़ सकते हो। मेरे पास ऐसी एक टेक्निक है, तो क्या तुम उसे सीखना चाहते हो? शिवन्या बड़े प्यार से विद्युत के साथ बातें कर रही थी, जिसकी वजह से विद्युत का दिल जोरों से धड़कने लगा था। आज से पहले किसी लड़की ने उससे इतने प्यार से बात जो नहीं की थी। विद्युत की ताकत उसकी स्पीड थी। वो जानता था कि उसकी स्पीड का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन शिवन्या की बातें सुनकर वो दूसरी टेक्निक्स पर ध्यान देना चाहता था। वैसे भी अगर विद्युत के पास इनर स्ट्रेंथ की टेक्निक नहीं होती तो वो कभी सागर की कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड टेक्निक का मुकाबला नहीं कर पाता। यहां तक कि संभव के पास इनर स्ट्रेंथ की स्किल नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक से सागर की तलवार का सामना किया था। विद्युत ने बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स का बेहतरीन एग्जाम्पल तो देख ही लिया था। राहुल को भी बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स आती थी, तभी तो उसकी बॉडी इतनी मस्कुलर थी।
कुछ देर आपस में बात करने के बाद शिवन्या ने विद्युत से कहा, तो क्या मैं डील पक्की समझूं? ठीक है, विद्युत ने कहा। चलो मेरे घर चलते हैं, शिवन्या आगे बोली। विद्युत हैरान था कि शिवन्या के घर से इसका घर काफी नजदीक था। विद्युत ने जैसे ही शिवन्या के घर के अंदर कदम रखे तो शिवन्या मुस्कुराते हुए अपने दादाजी को गले लगते हुए बोली, दादाजी देखो मैं किसे लाई हूं। बेटा तुम आ गई, एक बूढ़े आदमी ने शिवन्या को गले से लगाकर कहा और फिर वो विद्युत की तरफ देखने लगा। विद्युत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी शिवन्या ने कहा, विद्युत तुम यही रुको, मैं अभी आती हूं। इसके बाद शिवन्या अपने दादाजी से धीमी आवाज में कुछ बातें करने लगी। फाइनली उसके दादाजी ने उसकी बातों में सहमति जताते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। विद्युत शिवन्या के दादाजी को देखकर थोड़ा हैरान था क्योंकि उनका एक हाथ नहीं था। शिवन्या से बात करने के बाद दादाजी अपने कमरे में चले गए और कुछ देर बाद अपने हाथ में एक पुरानी सी किताब लेकर बाहर आए। इस किताब में मेटल वॉल टेक्निक है, ये बहुत फेमस है। इतना कहकर दादाजी ने एक गहरी सांस ली और फिर वो किताब शिवन्या के हाथों में थमा दी। विद्युत दादा पोती के प्लान को समझ चुका था। शिवन्या और उसके दादाजी ने पहले ही ये प्लान बना लिया था। ये सब शिवन्या ने जानबूझकर किया था। वो विद्युत को बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स सीखने में मदद करना चाहती थी ताकि विद्युत भी उसे अपनी टेक्निक के बारे में बता दे। मेटल वॉल टेक्निक, विद्युत ने धीमी आवाज में कहा। क्या विद्युत डील के अनुसार उस किताब में लिखी हुई टेक्निक को सीख पाएगा? क्या वो बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक से खुद को और ताकतवर बना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। विद्युत ने मेटल वॉल टेक्निक का नाम पहले कभी नहीं सुना था। राहुल के पास मेटल बॉडी स्किल थी, लेकिन दादाजी के अनुसार बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक मेटल बॉडी से कई गुना बेहतर थी। ये बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्किल सिल्वर बॉल टेक्निक जैसी है, बस इसे इस किताब में आसान तरीके से समझाया गया है। इस किताब के और भी लेवल्स हैं, लेकिन अगर तुम पहले कुछ लेवल्स क्रॉस कर लो तो तुम इस टेक्निक को इसके पीक लेवल तक पहुंचा सकते हो, दादाजी ने कहा। उनकी बातें सुनकर विद्युत हैरान होते हुए बोला, वाह, सिल्वर वॉल टेक्निक को मैं बहुत वक्त से सीखना चाहता था। ये एक हाई लेवल स्किल थी। विद्युत के पास इसकी कोई किताब नहीं थी। विद्युत को शिवन्या के दादाजी कोई आम इंसान नहीं लग रहे थे। जरूर उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होगा। इसलिए विद्युत अपनी चमकती हुई आंखों से दादाजी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगा, लेकिन देखने में उसे वो किसी आम इंसान की तरह ही लगे। 10 साल पहले मैंने एक हादसे के दौरान अपना हाथ गंवा दिया था, जिसके बाद मैं कभी दोबारा फाइट नहीं कर पाया, दादाजी ने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा। वो समझ गए थे कि विद्युत उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। दादाजी की बात सुनकर विद्युत के साथ साथ शिवन्या भी मायूस हो गई थी। दादाजी के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। दादाजी ने कहा, मैं आज तुम्हें ये किताब दे सकता हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें शिवन्या को अपनी स्पेशल टेक्निक्स सिखानी होगी, जिससे शिवन्या भी अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ा सके। शिवन्या ने तुम्हें डील समझा ही दी होगी, तो फिर बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? दादाजी की बात सुनकर विद्युत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। विद्युत इस वक्त डील से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में सोच रहा था। एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक एक इनर स्ट्रेंथ स्किल थी, जिससे हायर बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट्स को भी हराया जा सकता था, लेकिन इसके लिए इस टेक्निक को उसके पीक लेवल तक ले जाने की जरूरत पड़ती थी। विद्युत मेटल वॉल टेक्निक सीखना चाहता था क्योंकि वो सिल्वर वॉल टेक्निक जैसी थी। इससे वो डिफेंस में अच्छा परफॉर्म कर सकता था। विद्युत ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। विद्युत ने इतना कहकर शिवन्या से एक पेन और पेपर मांगा। उसने उस पेपर पर एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में कुछ लिखा। इसमें उसने सिर्फ एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक के स्टेप्स ही लिखे थे। इसमें लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का कोई जिक्र नहीं किया गया था, जिसका मतलब यह था कि शिवन्या की इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और उसे लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
सारी इंफॉर्मेशन पेपर पर लिखने के बाद विद्युत ने वो पेपर शिवन्या को थमा दिया। शिवन्या ने भी मेटल वॉल टेक्निक की किताब विद्युत को थमा दी। अब दादाजी बड़े ध्यान से उस पेपर को पढ़ रहे थे। यहां दूसरी तरफ विद्युत ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपनी चमकती हुई आंखों से मेटल वॉल टेक्निक की किताब के एक एक पन्ने को स्कैन करने लगा। वो अपने दिमाग में कम से कम 100 से भी ज्यादा किताबों को स्टोर करके रख सकता था, क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो गई थी। उस किताब के पन्नों को बस एक बार देखते ही विद्युत ने उसमें लिखी टेक्निक समझ ली। अब वो किसी भी वक्त इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकता था। वाह, ये टेक्निक तो बहुत अच्छी है शिवन्या, ये परफेक्ट है। दादाजी ने खुश होते हुए कहा। विद्युत बोला, मुझे खुशी हुई कि आपको ये टेक्निक पसंद आई। विद्युत मेटल वॉल टेक्निक की किताब पाकर बहुत खुश था। हालांकि वहां से जाने से पहले विद्युत खुद को रोक नहीं पाया और उसने दादाजी से एक सवाल करते हुए कहा, दादाजी, आप शिवन्या को मेटल वॉल टेक्निक सीखने के लिए क्यों नहीं कहते? विद्युत की बात सुनकर दादाजी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तुमने फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीता है और शिवन्या को मुकाबले में हरा भी चुके हो, लेकिन तुम फिर भी अभी तक समझ नहीं पाए कि मैंने शिवन्या को यह टेक्निक सिखाने को क्यों नहीं कहा। दादाजी ने कहा, इस टेक्निक से लड़कों की बॉडी मेटल जैसी हो जाती है। ये टेक्निक लड़कों के लिए ज्यादा अच्छी रहती है। वैसे मेरी पोती पहले ही बहुत टफ है, इसलिए उसे ये टेक्निक सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है शिवन्या के लिए एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक बिल्कुल सही रहेगी, वरना मैं तुम्हें कभी मेटल वॉल टेक्निक की किताब नहीं देता। दादाजी की बात सुनते ही विद्युत ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो उनकी बात से सहमत था। इसके बाद विद्युत अपने घर वापस आ गया। वो मेटल वॉल टेक्निक की किताब पाकर बहुत खुश था, इसलिए वो सीधा हॉल में चला गया और मेटल वॉल टेक्निक को और अच्छे से समझने की कोशिश करने लगा। बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स को समझना फिर भी आसान था, लेकिन ये टेक्निक कुछ खास थी। इसे सीखकर विद्युत अपने सपने के और करीब जो पहुंचने वाला था। अचानक विद्युत ने अपनी आंखें बंद की और वो पन्ने उसकी आंखों के सामने झलकने लगे। मेटल वॉल टेक्निक के कम से कम 7 लेवल्स थे। पहले 3 लेवल्स के बाद विद्युत की बॉडी में कुछ बदलाव आने वाले थे। 3rd लेवल पार करने के बाद उसकी बॉडी पत्थर की तरह कठोर होने लगेगी और उसके शरीर में मेटल की ताकत आ जाएगी। फिर वो आसानी से किसी तलवार का भी सामना कर पाएगा। 4th लेवल पर पहुंचने के बाद विद्युत की बोन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। अभी मैं इस टेक्निक को 4th लेवल तक तो सीख ही सकता हूं, विद्युत मन ही मन सोचता हुआ बोला। 3rd लेवल क्रॉस करने के उसके 70% चांसेस थे। 5th लेवल क्रॉस करने के बाद उसकी बॉडी किसी भी खतरनाक हथियार को चकनाचूर कर सकती थी। 6th लेवल क्रॉस करने पर विद्युत बड़ी आसानी से ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट के पावरफुल हमले को झेल सकता था। 7वां लेवल क्रॉस करने पर विद्युत की बॉडी मेटल की तरह स्ट्रांग हो जाएगी और उस पर अपोनेंट के हमले का कोई असर नहीं होगा। फिर वो आसानी से कोई भी फाइट जीत सकता था। उस किताब के आखिरी पन्नों को पढ़ने के बाद विद्युत हैरान रह गया। वो हैरान था कि 7वां लेवल इतना एक्सट्रीम था कि वो अपनी बॉडी को मेटल का बना सकता था। विद्युत एक्साइटेड होते हुए बोला, अगर मैं मेटल वॉल टेक्निक सीख लूं तो फिर मुझे ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट भी हरा नहीं पाएगा। ये डील मेरे लिए फायदेमंद रही। विद्युत को इनर स्ट्रेंथ टेक्निक आ चुकी थी। इसके साथ ही उसके पास अब ग्रीन बेल्ट भी थी। विद्युत बड़ी तेजी से सभी टेक्निक्स सीख रहा था। अगले दिन विद्युत ने मेटल वॉल टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। एक ही दिन में उसने 1st लेवल क्रॉस कर लिया था, जिसके बाद विद्युत को महसूस हुआ कि उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग और हार्ड हो चुकी थी। लेकिन तभी विद्युत ने एक अजीब सी बात नोटिस की। पहला लेवल पार करने के बाद उसकी स्पीड पहले से कम हो गई थी, जिसका मतलब ये हुआ कि 2nd लेवल क्रॉस करने के लिए उसे करीब 10 दिन लगने वाले थे। 10 दिन में तो टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। इसके बाद विद्युत ने केमिस्ट शॉप जाने का फैसला किया, जहां जाकर वो बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर खरीद सकता था।
एक बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर के छोटे से पाउच की कीमत करीब 2000 रुपए थी। इसे विद्युत सिर्फ 3 बार खा सकता था। इससे उसकी बॉडी की ताकत बढ़ जाने वाली थी। विद्युत ने केमिस्ट शॉप पर जाकर अपने लिए बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर के 3 पाउच खरीद लिए, जिसके उसे 6000 रुपए देने पड़े। इसके बाद विद्युत ने एक अनोखी पिल खरीदी जो कि करीब 1000 की थी। उस पिल को खाकर विद्युत अपनी इनर स्ट्रेंथ और एनर्जी को बचाकर रख सकता था। ये सब खरीदने के बाद विद्युत घर वापस आ गया। उसने फौरन बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर का एक पाउच खोला और उसे दूध में मिलाकर पी गया। धीरे धीरे उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगा था। अचानक विद्युत की आंखें चमकने लगी। अब पाउडर खाने के बाद उसकी ताकत बढ़ रही थी। कुछ फल और दूध पीने के बाद विद्युत फौरन हॉल में जाकर प्रैक्टिस करने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी प्रैक्टिस स्पीड पहले से ज्यादा हो गई थी। वाओ, ये तो कमाल है, विद्युत हैरान होते हुए बोला। विद्युत की रगों में दौड़ते हुए खून की रफ्तार अब पहले से तेज हो गई थी। देखते ही देखते विद्युत की टी शर्ट पसीने से भीगने लगी। विद्युत की शक्तियों की वजह से उसे बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर से दुगना फायदा हो रहा था। अगर कोई नॉर्मल प्लेयर होता तो वो उस पाउच को करीब 3 बार में खत्म कर पाता, क्योंकि वो पाउडर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे एक बार में एक पाउच पीना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। विद्युत को खुशी हो रही थी कि इतने पैसे खर्च करने के बाद फाइनली उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसकी प्रैक्टिस स्पीड अब बढ़ने लगी थी। लेकिन विद्युत को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी बॉडी में ऐसे क्या राज छुपे हुए थे जो वो उस पूरे पाउच को एक बार में इस्तेमाल करने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत था। आज तक किसी ने भी उस बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर के पाउच को एक बार में इस्तेमाल नहीं किया था। विद्युत इतना तो जानता था कि ये सब ब्रह्म देवता की दी हुई शक्तियों की वजह से हो रहा है। अगले दिन विद्युत ने डिसाइड किया कि वो मेटल वॉल टेक्निक प्रैक्टिस करेगा और फिर दोबारा बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर लेगा। विद्युत ने ऐसा लगातार 3 दिन किया। 3 दिन में वो आसानी से मेटल वॉल टेक्निक के दूसरे लेवल पर पहुंच गया था। अब 3 दिनों में विद्युत के बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर के 3 पाउच खत्म हो चुके थे। दूसरे लेवल तक पहुंचने में विद्युत को 10 दिन लगने वाले थे, लेकिन उसने ये सफर 3 दिन में पूरा कर लिया था। विद्युत दूसरे लेवल तक तो पहुंच गया था, लेकिन उसे अपनी बॉडी में ज्यादा ताकत महसूस नहीं हो रही थी। उसकी डिफेंड करने की शक्ति भी अभी सिर्फ 20% पर ही पहुंची थी। लेकिन विद्युत को इस बात से जरा भी हैरानी नहीं हो रही थी। वो प्रैक्टिस के दौरान खुद से बातें करते हुए बोला, 3रा लेवल क्रॉस करने के बाद मेरी बॉडी मेटल की तरह स्ट्रांग हो जाएगी। फिर मैं तलवार का सामना भी आसानी से कर सकूंगा। इससे मेरे में डिफेंस करने की पावर भी बढ़ जाएगी। विद्युत 3रे लेवल को भी क्रॉस करना चाहता था, लेकिन अब उसका बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर खत्म हो चुका था। अब उसकी प्रैक्टिस करने की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ने लगी थी। मुझे और पैसों की जरूरत होगी ताकि मैं मेडिसिनल हर्ब्स खरीद सकूं, विद्युत एक गहरी सांस लेते हुए बोला। पिछली बार बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर और दवाइयां खरीदते हुए उसकी सेविंग खत्म हो चुकी थी और अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। तभी विद्युत को याद आया कि उसके पास अभी भी वो 1000 रुपए की खरीदी हुई एक हेल्थ पिल थी, जिससे वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्टोर करके रख सकता था। ये सोचते हुए उसने फौरन वो हेल्थ पिल खा ली और फिर एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि अभी वो 3rd लेवल क्रॉस नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना जारी रखा। ये टेक्निक बहुत अच्छी थी, तभी तो शिवन्या के दादाजी भी शिवन्या को ये टेक्निक सिखाना चाहते हैं। वो पिल खाने के बाद विद्युत की इनर स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही थी। विद्युत के पास फिलहाल और हेल्थ पिल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो बस प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहा था। क्या विद्युत अपने मकसद में कामयाब होगा? क्या विद्युत मेटल वॉल टेक्निक सीख पाएगा? क्या होगा उसका अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए। अब विद्युत पूरी मेहनत के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। देखते ही देखते एक दिन और बीत गया। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान विद्युत ने एक गहरी सांस लेकर अपना हाथ हवा में उठाया और वो उसे गोल गोल घुमाने लगा। देखते ही देखते उसके हाथ से एक अलग सी रोशनी निकलने लगी। अब उसकी इनर स्ट्रेंथ 80% बढ़ गई थी।
विद्युत मेटल वॉल टेक्निक और एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक दोनों ही प्रैक्टिस कर रहा था। अभी टूर्नामेंट में कुछ दिन बाकी है। मैं मेटल वॉल टेक्निक के तीसरे लेवल पर पहुंचने ही वाला हूं। इसके साथ ही मैं अब ब्लू बेल्ट के लिए भी टेस्ट दे सकता हूं और हो सकता है कि मैं वो टेस्ट क्लियर कर लूं। विद्युत ने मन ही मन कहा। विद्युत के टूर्नामेंट में टॉप 3 में पहुंचने के चांसेस 50% थे, लेकिन उसके जीतने के चांसेस सिर्फ 30% थे। अगर टूर्नामेंट में देवांश ने उसे चैलेंज किया तो उसे हराने के लिए उसे अपनी इनर स्ट्रेंथ को और बेहतर करना होगा। इसके साथ ही उसे मेटल वॉल टेक्निक की भी जरूरत पड़ेगी। वहां विद्युत जानता था कि उसे मेटल वॉल टेक्निक सीखने में दूसरी टेक्निक से ज्यादा वक्त लग रहा है। लगता है मुझे दोबारा जंगल में जाना होगा और कुछ पैसे जमा करने होंगे, तभी कुछ हो सकता है। इतना कहने के बाद विद्युत भागता हुआ स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। उसने वहां से उस सिल्वर तीर कमान को निकाला। ये उस तीर कमान को इस्तेमाल करने का बिल्कुल सही वक्त था। विद्युत ने तीर कमान के साथ कुछ तीर लिए और अपनी बिल्डिंग के गेट से बाहर आ गया। वहां से निकलते वक्त उसे 3 परछाइयां दिखी, जिनमें से 2 काले कपड़े पहने हुए थे और वो दिखने में सब एक जैसे लग रहे थे। लगता है विद्युत जंगल जा रहा है, उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा। फिर तो ये और भी अच्छी बात है, हमें हमारा काम पूरा करने में और भी आसानी होगी। उन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उनसे विद्युत की जान को खतरा हो। वहीं विद्युत ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल करके पूरी रफ्तार से भागता हुआ जंगल की ओर चला आया। वो इस वक्त घने जंगल में दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा है मानो मैंने ब्लू बेल्ट हासिल कर ली हो, विद्युत खुश होते हुए बोला। कुछ देर बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। विद्युत इस वक्त जंगल के उस एरिया में खड़ा था जहां जाने की परमिशन किसी को नहीं थी, लेकिन विद्युत यहां कई बार आ चुका था। वहां कई खूंखार जानवर मौजूद थे। जंगल में कुछ ऐसे भी जानवर थे जिन्हें आज तक किसी ने देखा तक नहीं था, लेकिन विद्युत जानता था कि खतरे का सामना करने के बाद ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। फिर विद्युत अपनी चमकती हुई आंखों से जंगल में दूर दूर तक नजरें दौड़ाने लगा ताकि वो किसी खूंखार जानवर को ढूंढ सके। अचानक विद्युत को एक खूंखार जानवर दिखाई दिया। विद्युत ने अपना तीर कमान निकाला और फिर पूरी ताकत के साथ उसे हवा में चलाया। अचानक विद्युत का तीर एक बड़ी सी जंगली गिलहरी की आंख में जाकर लगा, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। यूं ही कुछ देर तड़पने के बाद उसकी सांसें थम गई। हालांकि वो गिलहरी विद्युत का शिकार नहीं थी। विद्युत तो बस वार्म अप कर रहा था। उसका असली निशाना तो खतरनाक जंगली जानवर थे। वो खूंखार और बड़े जानवरों को मारने के बाद ही उन्हें बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकता था। ये तीर कमान तो बहुत मजबूत है, इससे निशाना लगाने में आसानी हो रही है। मेरे सभी तीर पर जहर लगा हुआ है, तो इससे मुझे शिकार करने में आसानी होगी, विद्युत मुस्कुराते हुए बोला। वो तीरंदाजी में माहिर होता जा रहा था। ये बोलने की देर थी कि तभी विद्युत को अचानक तालियों की आवाज सुनाई दी और फिर एक आदमी ने कहा, मानना पड़ेगा तुम्हें, मैंने सोचा नहीं था कि इस बार मेरा टारगेट एक तीरंदाज होगा। कौन हो तुम? विद्युत ने बेरुखी से कहा। वो आदमी इस वक्त एक बड़े से पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था। विद्युत ने अपनी चील जैसी नजरों से इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तभी उसे कुछ मीटर की दूरी पर एक पतला दुबला आदमी नजर आया। उसके सिर पर सफेद बाल थे, तो अब विद्युत थोड़ा घबरा गया था। विद्युत ने उस आदमी को देखकर झट से पता लगा लिया कि उसके पास ब्लू बेल्ट है और तो और उसे हाइडिंग एयर टेक्निक भी आती है। मैं तुम्हें अपने बारे में बताकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, बस इतना समझ लो कि आज इस दुनिया में तुम्हारा आखिरी दिन है। अफसोस, आज तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वो काले कपड़ों वाला आदमी हंसते हुए बोला। उसकी आंखें विद्युत पर ही टिकी हुई थी। खतरा महसूस होते ही विद्युत ने लगातार 3 तीर हवा में चला दिए, लेकिन वो आदमी टस से मस तक नहीं हुआ। ये डिफेंस करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? विद्युत हैरान होते हुए बोला। उस आदमी ने कहा, हा, 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 मरने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक विद्युत ने देखा कि कुछ दूरी पर 2 आदमी काले कपड़े पहने उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। देखते ही देखते वो आदमी भागते हुए विद्युत के नजदीक आने लगे। तुम्हारा अंत नजदीक है,
उनमें से एक आदमी ने खंजर निकालते हुए कहा। यह देखकर विद्युत घबराते हुए बड़बड़ाया, अब मैं क्या करूं? तभी उसकी आंखें चमकने लगी और उसे अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। वो दो आदमी अभी विद्युत से बहुत दूर थे, लेकिन उनका ही एक आदमी विद्युत के बहुत नजदीक खड़ा था। वो टोटल 3 आदमी थे। विद्युत की नजरें इस वक्त उस आदमी पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि वो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। कुछ किलोमीटर की दूरी पर खड़े काले कपड़ों में वो दोनों आदमी आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे। ये लोग विद्युत की जान के पीछे पड़े थे। विद्युत के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने 3 तीर निकाले और एक के बाद एक करके उस पास में खड़े आदमी पर निशाना लगाने का मन बनाया। विद्युत के हमला करने के बावजूद भी वो आदमी मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही तीर उसके नजदीक पहुंचे तो अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। विद्युत ने बड़ी बहादुरी और चालाकी से तीर चलाया था, तो उसके हमले से बचना नामुमकिन था। लेकिन तभी उस आदमी ने हवा में अपना हाथ घुमाया। देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगी, जिस वजह से पहला तीर उसके नजदीक पहुंचने से पहले ही जमीन पर जा गिरा। अब दूसरा तीर अपनी पूरी रफ्तार के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। अगर वो विद्युत के दूसरे तीर से बचकर विद्युत पर हमला करना चाहता तो भी उसके सामने तीसरा तीर था। वो समझ नहीं पा रहा था कि विद्युत ने ऐसा कैसे किया। उसे विद्युत 13-14 साल का एक छोटा बच्चा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे विद्युत की ताकत का अंदाजा नहीं था। ये बच्चा इतना चालाक निकलेगा, मैं सोच भी नहीं सकता था, वो आदमी बड़बड़ाया। वो आदमी विद्युत के जाल में आसानी से फंस गया था। उसे पता नहीं था कि विद्युत की नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। विद्युत उसके दिल की धड़कन से लेकर उसकी चलती हुई सांस तक गिन सकता था। विद्युत के हमले की वजह से वो आदमी कुछ देर के लिए दंग रह गया था, लेकिन तभी उसने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम बच जाओगे? विद्युत अब भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। इसके बाद उसने काले कपड़ों वाले 2 आदमियों पर हमला किया, क्योंकि वो लोग विद्युत के नजदीक पहुंचने ही वाले थे। विद्युत के तीर की टाइमिंग्स बिल्कुल परफेक्ट थी। यह देखकर वो पास खड़ा आदमी थोड़ा घबराने लगा था। विद्युत खतरा देखकर वहां से भागा नहीं था। वो जानता था कि उसके अपोनेंट की स्पीड भी उसके जितनी ही होगी, वरना वो उसे जान से मारने की धमकी क्यों देता। इसके साथ ही विद्युत को और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी ताकत से उन्हें हराने की कोशिश कर सकता था। उन तीनों को स्कैन करने के बाद विद्युत एक बात तो जान गया था कि दूर से भागते हुए आ रहे आदमी ज्यादा पावरफुल नहीं थे। तो अगर वो अपने सामने खड़े उस आदमी को मात दे दे तो वो आसानी से जीत सकता था। वो आदमी चाहता था कि उसके पीछे आ रहे दोनों आदमी विद्युत को उलझा कर रखें, ताकि वो लोग विद्युत को जंगल में ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए रोक पाएं। ऐसे उन्हें विद्युत को मारने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा। लेकिन विद्युत पीछे हटने वाला नहीं था। एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक, विद्युत ने सोचते हुए कहा। इतना कहकर विद्युत उन दोनों आदमियों की तरफ बढ़ने लगा। उसकी स्पीड और बॉडी लैंग्वेज देखकर पास खड़ा आदमी झट से समझ गया कि विद्युत कोई आम लड़का नहीं है। ये कोई ऑरेंज बेल्ट प्लेयर नहीं है, अचानक उस आदमी ने कहा। विद्युत को देखकर वो आदमी समझ चुका था कि विद्युत के पास जरूर हायर लेवल की बेल्ट होगी। विद्युत के पत्थर जैसी कठोर हाथों का मुकाबला कर पाना आसान नहीं था। उसने हवा में उठकर एक आदमी के सीने पर जोरदार पंच मारा। अचानक उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। इसके साथ ही उसकी हड्डी टूटने की आवाज भी चारों तरफ गूंज रही थी। अब वो लड़ने के काबिल नहीं बचा था। विद्युत के एक ही पंच में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। इसने हमारे एक साथी को मार दिया, अचानक दूसरे आदमी ने कहा। उन्हें लगा था कि वो लोग जंगल में विद्युत को अकेला पाकर जान से मार देंगे, लेकिन शायद उन्हें वहां आने से पहले विद्युत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए थी। पकड़ो उसे, अचानक उनमें से ही एक आदमी चिल्लाया। वो चाहता था कि उसके दोनों साथी विद्युत का ध्यान भटका कर रखें, ताकि वो उसे आसानी से मार सके। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। अपने एक साथी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर दूसरा आदमी घबरा गया और विद्युत पर हड़बड़ी में हमला करने लगा। विद्युत ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसकी कमियां जान ली।
और फिर देखते ही देखते विद्युत ने हवा में उठकर उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारी, जिसकी वजह से वो आदमी उड़ता हुआ पेड़ से जा टकराया। पेड़ से टकराने की वजह से उसका एक हाथ काम करने लायक नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वो हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी और विद्युत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी विद्युत ने उसके कंधे पर जोरदार पंच मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। अब उसका दूसरा हाथ भी काम करने लायक नहीं बचा था। देखते ही देखते वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अब उसमें और लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने जल्दबाजी में आकर विद्युत पर जब हमला किया था तो उसका पंच विद्युत के ठीक सीने पर जाकर लगा था। इस सब के दौरान विद्युत को भी चोट आई थी, क्योंकि वो अभी तक मेटल वॉल टेक्निक का तीसरा लेवल क्रॉस नहीं कर पाया था। इसलिए ऐसा कोई भी हमला झेलने के लिए उसकी बॉडी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। क्या विद्युत तीसरे आदमी को भी मार गिराएगा? क्या विद्युत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आज भी बच निकलेगा? क्या है इन सब सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए। फाइट के दौरान विद्युत को भी चोट आई थी, लेकिन उसने अपने एक ही वार में उन दोनों आदमियों को जख्मी कर दिया था। अब सिर्फ वहां एक आदमी बचा था। उसने अपने दोनों आदमियों की तरफ देखा और विद्युत से कहा, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी ताकत बिल्कुल ग्रीन बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट की तरह है। मुझे तो लगता है तुम जल्द ही ब्लू बेल्ट भी हासिल कर लोगे, लेकिन अफसोस, तुम्हारा ब्लू बेल्ट का सपना अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें सुबह का सूरज नसीब नहीं होने दूंगा। सुनसान जंगल में अब विद्युत और वो आदमी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। तभी विद्युत ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? क्या तुम्हें विक्रम अंकल ने ये सब करने को कहा है? विद्युत उस आदमी से लगातार सवाल करता जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इसके पीछे विक्रम का ही हाथ है। वैसे भी उसका इस शहर में फिलहाल तो एक ही दुश्मन था, विक्रम। हो सकता है विक्रम ने यह सब अपने बेटे की हार का बदला लेने के लिए किया हो। अचानक वो आदमी पूरी रफ्तार से विद्युत की तरफ बढ़ने लगा। विद्युत के पास अगर शक्तियां ना होती तो कभी उस आदमी के हमले से खुद को बचा नहीं पाता। विद्युत अपनी चमकती हुई आंखों से उसके हर अटैक को साफ साफ देख पा रहा था। अगर विद्युत की जगह वहां कोई और होता तो कब का अपनी जान से हाथ धो बैठता। वो आदमी लगातार विद्युत पर अटैक कर रहा था। उसकी तलवार इतनी धारदार थी कि उसका सामना राहुल की स्टील जैसी बॉडी भी नहीं कर पाती। अगर विद्युत उसके अटैक को डिफेंड नहीं कर पाया तो उसकी जान जा सकती थी। विद्युत उस आदमी में एक खामी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर विद्युत एक बात तो समझ चुका था कि वो एक बेहतरीन और एक्सपीरियंस्ड मार्शल आर्टिस्ट है। उसने फाइट के दौरान बहुत से अपोनेंट्स को हराया होगा। लाख कोशिश के बाद भी विद्युत को उसमें ज्यादा खामियां नहीं मिली। हाई रैंक स्वॉर्ड स्किल, हाई रैंक फुटवर्क स्किल, हाई रैंक इनर स्ट्रेंथ स्किल, वो आदमी सभी स्किल्स को उनके टॉप लेवल पर इस्तेमाल करते हुए विद्युत पर अटैक कर रहा था। विद्युत के लिए खुद को बचाना मुश्किल होता जा रहा था। जब विद्युत उस आदमी में खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो अचानक से वो एक बात जानकर चौंक गया। वो समझ चुका था कि उस आदमी के पास इस वक्त ब्राउन बेल्ट है और वो जल्द ही ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने वाला है। उन दोनों के बीच की ये तकरार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विद्युत को अब उसके सीने में दर्द महसूस होने लगा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं खुद को ज्यादा देर तक बचा नहीं पाऊंगा। विद्युत डिफेंड करते हुए मन ही मन बड़बड़ाया और फिर अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने लड़ाई छोड़कर लाइटली फ्लोटिंग फेरी और एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक को एक साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विद्युत कब घने जंगल में गायब हो गया, उसके अपोनेंट को पता ही नहीं चला। ये कहां चला गया? उस आदमी ने कहा, तुम बचकर भाग नहीं सकते। वो आदमी अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला। थोड़े से वक्त में विद्युत काफी दूर आ चुका था। वो एक पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसका अपोनेंट भी कुछ कम नहीं था। उसकी और विद्युत की स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं था। विद्युत अब अपनी चमकती हुई आंखों से आगे के रास्ते को स्कैन कर रहा था। वो देखना चाहता था कि किस रास्ते में उससे ज्यादा रुकावटें मिलेंगी ताकि वो अपने दुश्मन को पीछे छोड़ सके। वो जंगल में काफी दूर तक देख सकता था।
विद्युत ने एक गहरी सांस ली और जंगल में आगे की तरफ भागने लगा, लेकिन वो आदमी रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पीछे छोड़ता हुआ विद्युत की तरफ ही बढ़ रहा था। ठीक है, अगर मैं तुमसे पीछा नहीं छुड़ा सकता तो तुम्हें इस जंगल की गहराई में तो ले जा ही सकता हूं, विद्युत भागते हुए बोला। वो अपनी पूरी स्पीड के साथ दौड़ रहा था। विद्युत ने भागते हुए एक प्लान बना लिया था। वो उस आदमी को जंगल के बीचों बीच ले जा रहा था जहां खूंखार जानवर रहते थे। उसे अपने प्लान को पूरा करने के लिए कुछ खतरनाक जंगली जानवरों की जरूरत पड़ने वाली थी। वो लोग अब धीरे धीरे जंगल के खतरनाक इलाके में पहुंचने वाले थे। अचानक उन्हें खूंखार जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। शेर की दहाड़ सुनकर उस आदमी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो आदमी अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला। अगर उसे कोई खूंखार जानवर मिल गया तो वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। वो अच्छी तरह जानता था कि जंगल के इस इलाके में ऐसे जानवर रहते हैं जिनका मुकाबला ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं कर सकते थे। यहाँ दूसरी तरफ विद्युत एक सेफ जगह पर आकर छुप गया था। उन्होंने एक खूंखार शेर के एरिया में अपने कदम रख दिए थे, जिसकी वजह से वहां मौजूद शेर को गुस्सा आ गया। विद्युत ने तो खुद को बॉडी हाइडिंग एयर टेक्निक की मदद से झाड़ियों के पीछे छुपा लिया था, लेकिन उस आदमी को इस बात की भनक तक नहीं थी, क्योंकि वो विद्युत की तरह अंधेरे में दूर दूर तक नहीं देख सकता था। इससे पहले कि वो आदमी कुछ कर पाता, अचानक दो खतरनाक और खूंखार शेर उसकी तरफ बढ़ने लगे। उस आदमी के लिए एक नॉर्मल शेर से लड़ना फिर भी आसान था, लेकिन वो कोई नॉर्मल शेर नहीं थे। उनकी आंखें लाल थी और वो दिखने में बहुत बड़े थे। उनके नुकीले धारदार दांत देखकर किसी के भी पसीने छूट सकते थे। उस आदमी के लिए अकेले उनका सामना करना मुश्किल था। वो अपनी ताकत से शेर को मात नहीं दे सकता था। अचानक एक शेर अपनी पूरी रफ्तार से उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर विद्युत घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वो शेर उस आदमी को नुकसान पहुंचा पाता, विद्युत ने अपना तीर कमान निकाला और कहा, तुम यहां मेरी जान लेने आए थे, लेकिन देखो अब मुझे तुम्हारी जान बचानी पड़ेगी। विद्युत ने एक बार फिर उस शेर की स्पीड और दूरी को कैलकुलेट किया। एक बार मैंने मेरी तीर कमान से निकाल दिया तो इन जानवरों को मेरे बारे में पता चल जाएगा, विद्युत गहरी सांस लेते हुए बोला। विद्युत उन खतरनाक जानवरों का सामना नहीं करना चाहता था। यहां दूसरी तरफ वो आदमी खुद इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा था कि तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर विद्युत ही नहीं बल्कि शेर भी कांप उठे। अचानक वो शेर बीच रास्ते में ही रुक गया। ये कैसी आवाज? विद्युत अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोला। नहीं, उस आदमी ने कहा। अचानक आवाज सुनकर उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। अब उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा था। उसे इस जंगल के बारे में विद्युत से ज्यादा पता था। विद्युत ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जंगल में दूर तक देखने की कोशिश की। ये तो विद्युत हैरान होते हुए बोला। उसने देखा कि एक तेंदुआ जिसके दांत तलवार की धार से भी पैने थे और वो करीब 10 मीटर तक लंबा था, उसके 2 मुंह थे। उसे देखकर विद्युत कांपने लगा था। उस तेंदुए की एक अनोखी बात यह थी कि उसके पीठ पर 2 बड़े बड़े पंख थे जिनसे वो उड़ भी सकता था। विद्युत ने अपनी रियल लाइफ में ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। उसे ये तो पता था कि इस जंगल में अजीबोगरीब जानवर रहते हैं, पर आज पहली बार उसका सामना ऐसी किसी खूंखार जानवर से हुआ था। वो तेंदुआ जहां जहां पैर रख रहा था वहां उसके पंजों के निशान छपते जा रहे थे। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैं इस जंगल के जानवरों से नहीं मिलना चाहता था, लेकिन अफसोस मेरा सामना अब एक खूंखार तेंदुए से होने वाला है, उस आदमी ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहा। विद्युत के हाथ पैर इस वक्त कांप रहे थे। उसने देखा कि वो तेंदुआ वहां मौजूद शेर और उस आदमी की तरफ ही आ रहा था। वो आदमी अकेले तेंदुए का सामना नहीं कर सकता था। कोई मेरी मदद करो, उस आदमी ने घबराते हुए कहा। तभी वो तेंदुआ अपनी पूरी रफ्तार से शेर पर झपटा। उसने पलक झपकते ही अपने नुकीले दांत से शेर को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये देखकर विद्युत का सारा शरीर ठंडा पड़ने लगा था।
विद्युत उस तेंदुए का शिकार नहीं बनना चाहता था। शेर को मारने के बाद वो तेंदुआ झाड़ियों की तरफ देखने लगा जहां विद्युत छुपा हुआ था। कहीं इसने मुझे ढूंढ तो नहीं लिया? अब मैं क्या करूं? मुझे भागना होगा, विद्युत घबराते हुए बोला। उसके पास अब भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उड़ने वाला तेंदुआ जो नहीं देखा था, उसने एक गहरी सांस ली और लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक के साथ अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए पूरी रफ्तार से जंगल से बाहर भागने लगा। मुझे किसी भी तरह जंगल से बाहर निकलना होगा, विद्युत ने कहा। भागते हुए उसे एक बार फिर दूसरे शेर के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिससे विद्युत समझ गया कि उस तेंदुए ने दूसरे शेर को भी मार दिया है। अब वहां सिर्फ वो आदमी ही बचा था जो विद्युत की जान लेने आया था। अपनी जान बचाने के लिए वो भी विद्युत की तरह ही दूसरी दिशा में भाग रहा था। दोनों शेर का शिकार करने के बाद वो तेंदुआ धीरे धीरे उस आदमी का पीछा करने लगा। उस तेंदुए की स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी, पर फिर भी वो कुछ सेकंड्स में वो उस आदमी के काफी नजदीक पहुंच चुका था। मुझे इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था, उस आदमी ने भागते हुए कहा। वो भी विद्युत की तरह किसी भी हालत में जंगल से बाहर निकलना चाहता था। फिलहाल उस तेंदुए का निशाना वो आदमी था। जब तेंदुआ उसके नजदीक पहुंच गया तो उसका सामना करने के अलावा उस आदमी के पास कोई रास्ता नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी ने तलवार निकाल ली और खूंखार तेंदुए का सामना करने लगा। उसने अपनी तलवार से तेंदुए पर अटैक किया, लेकिन तेंदुए को छोटी सी खरोंच के अलावा ज्यादा चोट नहीं आई। ये देखकर वो आदमी समझ गया कि वो तेंदुए का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो दोबारा भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान बचाने में सफल हो पाता, तेंदुआ अचानक उस पर झपट पड़ा। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, वो आदमी चिल्लाया। देखते ही देखते तेंदुए ने उसकी जान ले ली। विद्युत उस आदमी के चिल्लाने की आवाजें साफ साफ सुन पा रहा था। जंगल में वो 3 लोग विद्युत की जान लेने आए थे, लेकिन वहां उन बेचारों ने अपनी जान गंवा दी। ये सोचकर विद्युत का दिल सहम गया। अभी उस खूंखार तेंदुए का आखिरी निशाना विद्युत था। अब वो विद्युत की तरफ बढ़ रहा था। क्या वो तेंदुआ विद्युत को भी अपना शिकार बना लेगा? या विद्युत भी उस आदमी की तरह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा? या फिर वो अपनी सूझबूझ के साथ जंगल से सही सलामत बाहर निकल आएगा? क्या होगा? विद्युत को किसी जानवर की आवाजें आ रही थी। उसने गुफा के गेट पर जाकर देखा तो वहां एक बारहसिंगा खड़ा हुआ था। अब मैं क्या करूं? इसे पता चल गया है कि मैं गुफा के अंदर हूं, विद्युत घबराते हुए बोला। विद्युत के प्लान के अकॉर्डिंग उसे वहां से जड़ी बूटियां लेकर निकलना था, लेकिन गुफा के बाहर उसका इंतजार बारहसिंगा कर रहा था। इस बारहसिंगा का शरीर बहुत बड़ा था। वो किसी खूंखार दानव से कम नहीं लग रहा था। उसके सिंग बहुत बड़े थे और वो अपनी पूरी ताकत के साथ गुफा में घुसने की कोशिश कर रहा था। विद्युत के पास बारहसिंगा से लड़ने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं था। विद्युत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। यहाँ बारहसिंगा ने अंदर आने की कोशिश में अपने सिंग से गुफा से बाहर आने के रास्ते को बंद कर दिया। नहीं नहीं, रुको, विद्युत चिल्लाया। पत्थरों से गुफा का रास्ता बंद हो गया था। अब विद्युत गुफा में फंस चुका था। यहाँ दूसरी तरफ टूर्नामेंट की पूरी तैयारी हो चुकी थी। वहां मार्शल आर्ट प्लेयर्स की भीड़ जमा होने लगी थी। अमन, अक्षत, देवांश जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इस वक्त अपनी सीट पर बैठे दूसरे प्लेयर्स को आते हुए देख रहे थे। वो अभी तक आया क्यों नहीं? अचानक शिवन्या इधर उधर देखते हुए बोली, लेकिन उसे विद्युत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेज के एक तरफ कम से कम 50 कुर्सियां लाइन में रखी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि इस टूर्नामेंट में सिर्फ 50 मार्शल आर्टिस्ट ही सिलेक्ट किए जाने वाले थे। आगे की पहली 5 कुर्सियों पर ब्लू बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर्स बैठे हुए थे, जिनमें से पहला अक्षत और दूसरा देवांश था। रही बात अमन की, तो वो किसी भी प्लेयर की फाइट देखने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसे सिर्फ अपनी फाइट से मतलब था। टूर्नामेंट बस शुरू होने ही वाला था, लेकिन विद्युत अब तक वहां नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से सब लोग आपस में बात करने लगे। विद्युत अभी तक क्यों नहीं आया? उसने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। पता नहीं, लगता है वो डर गया होगा,
दूसरा मार्शल आर्ट प्लेयर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। वहां मौजूद कुछ लोग विद्युत का इंतजार कर रहे थे, जिनमें से एक सफेद दाढ़ी वाला जज भी था। विद्युत कहां रह गया? मुझे पूरा यकीन है वो टॉप 5 तक तो जरूर पहुंचेगा। उसने बड़ी बहादुरी से विक्रम का सामना किया था, वो बहुत स्ट्रांग है, जज ने कहा। विक्रम भी इस वक्त उस मेन जज के बगल में ही बैठा हुआ था। वो दोनों इस टूर्नामेंट को जज करने वाले थे। इस बार विक्रम की नजरें भी विद्युत पर थी। वो अभी तक आया क्यों नहीं? हो सकता है मेरे आदमियों ने उसे मार दिया हो, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे खबर जरूर देते। उस रात के बाद से उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, ना ही मुझे उनकी कोई खबर मिली है। विक्रम मन ही मन बड़बड़ाया। यहां दूसरी तरफ विद्युत जंगल में गुफा से बाहर निकलने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ था। उसने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा था। विद्युत जानता था कि इस वक्त तक अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी होगी। विद्युत को पत्थरों के बीच से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। उसने उस जगह से बाहर देखने की कोशिश की और मायूस होते हुए कहा, ये अब भी यही खड़ा है। मैं बाहर कैसे जाऊंगा? चैंपियनशिप शुरू हो गई होगी। अब मैं क्या करूं? वो बारासिंगा कोई मामूली बारासिंगा नहीं था। उसका कद आम बारासिंगा के मुकाबले 4 गुना बड़ा था। उसे देखकर ही विद्युत को डर लगने लगा था। वो ज्यादा हाथ पैर भी नहीं मार पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा करके उसे अपनी जान ना गंवानी पड़ जाए। वो अब उस गुफा में फंस चुका था। वहां बैठकर इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी विद्युत को ख्याल आया, अगर मैं बाहर नहीं जा सकता तो यहां रहकर जड़ी बूटियों की मदद से खुद को और ताकतवर बना सकता हूं। इसलिए जड़ी बूटियां खाने के बाद वो मेटल वॉल टेक्निक और एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक परफॉर्म करने लगा। विद्युत को पता ही नहीं चला कि बाहर अंधेरा होने लगा था। आज टूर्नामेंट में सब लोग विद्युत का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि विद्युत इस वक्त जंगल की एक गुफा में बंद था। देखते ही देखते रात के 12 बज गए। विद्युत को जंगल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। गुफा में अंधेरा था, जिसकी वजह से विद्युत को डर लगने लगा था। उसे घर की याद आ रही है और भूख भी लगी थी। विद्युत इस वक्त बहुत परेशान था। जिस टूर्नामेंट के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, वो वहां पहुंच तक नहीं पाया था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी। उसे यहां आने के फैसले पर अफसोस हो रहा था। विद्युत उस लाल तालाब के किनारे बैठकर एक उदास सी आवाज में बोला, टूर्नामेंट शुरू हुआ पूरा 1 दिन गुजर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। विद्युत जानता था कि यह टूर्नामेंट उसके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन उसकी जान से बढ़कर नहीं। वो जानता था कि अगर उसने एक बार यह टूर्नामेंट जीत लिया तो वो गर्व के साथ अकेडमी में सर उठाकर चल सकता था। अचानक उसे गुफा के बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। विद्युत को समझ नहीं आया कि आखिर वो आवाज किसकी थी। उसे सुनते ही वो एक पल के लिए सहम सा गया था। वो सोचने लगा कि ये पक्का उस बारासिंगा की ही आवाज होगी। मैं एक बार देख कर आता हूं कि आखिर हो क्या रहा है, विद्युत ने कहा। उसने लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया और वो तुरंत उस गुफा के मेन गेट पर पहुंच गया। जब उसने पत्थरों के बीच से छुपकर अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो पाया कि उस गुफा से कुछ दूर पर ही कुछ लोग गुफा की तरफ ही आ रहे थे। विद्युत ने देखा कि सुबह हो चुकी है। वो अपनी शक्तियों से दूर दूर तक देख पा रहा था। उन लोगों को देखकर विद्युत एक पल के लिए तो खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी दिखाई देने लगी थी। वो जानता था कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो लोग उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। उसकी मदद अमन जैसा मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकता था। कोई मार्शल आर्टिस्ट ही उस खूंखार जानवर को गुफा के सामने से हटा सकता था। विद्युत ने देखा कि 5 किलोमीटर की दूरी पर गुफा के सामने 2 लड़के और एक लड़की खड़ी हुई थी। उनकी उम्र 17 से 18 साल के बीच थी। उनमें से एक की उम्र 20 साल की लग रही थी। विद्युत जानता था कि इन तीनों में से कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। बारासिंगा बहुत सतर्क होकर खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता लग गया हो कि उसके आसपास लोग मौजूद हैं। उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो लोग काफी दूर थे, इसलिए विद्युत उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था।
वो नहीं जानता था कि वो तीनों क्या बातें कर रहे थे, क्योंकि उसके पास सिर्फ दूर तक देखने की शक्ति थी, सुनाई देने की नहीं। यहाँ दूसरी तरफ तीनों में से एक लड़के ने उस बारहसिंगा की तरफ देखते हुए कहा, यह तो सच में बहुत खतरनाक लग रहा है। तभी दूसरे लड़के ने जवाब दिया, सच में इसका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उनके साथ मौजूद लड़की अचानक से एक कॉन्फिडेंट सी आवाज में बोली, अब ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। देखो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम लोग बहुत कमजोर हो। हमें यहां से चलना चाहिए, यहां रुकना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, दूसरे लड़के ने कहा। लेकिन वो लड़की उनकी बात कहां मानने वाली थी। अगर विद्युत उन तीनों की बात सुन पाता तो वो भी बहुत हैरान रह जाता। उसकी नजरें इस वक्त उन तीनों पर ही टिकी हुई थी कि तभी अचानक उसने देखा कि वो लड़की तेजी से बढ़ते हुए उस बारहसिंगा के पास ही जा रही थी। यहां बारहसिंगा उस लड़की को देखते ही उसकी ओर भागा। हे भगवान, ये लड़की पागल तो नहीं हो गई? विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। ऐसे तो ये मर जाएगी, विद्युत आगे बोला, और फिर उसकी आंखें चमकने लगी। उसके शरीर में इस वक्त एक अलग सी एनर्जी थी। उसे लगने लगा जैसे समय 10 गुना धीमी रफ्तार से चलने लगा हो। अचानक से उस लड़की ने हवा में छलांग लगाई। वो इस वक्त हवा में थी। उसके हाथों से एक अलग सी रोशनी निकलती हुई नजर आ रही थी। पलक झपकते ही उसने उस बारहसिंगा के सिंग को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके हमला करते ही उस बारहसिंगा ने तेज आवाजें निकालना शुरू कर दिया था। उस लड़की ने उस बारहसिंगा पर इतना जोरदार हमला किया कि उसका एक सिंग ही तोड़ दिया। अब बारहसिंगा दर्द से करहा रहा था। देखते ही देखते वो